आइए चल देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज टॉपिक। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, हम लोगों ने क्या प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है, मतलब कि चार्ज का ट्रांसफ़र किया जा सकता है बाय द डिफरेंट मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स पढ़े थे हम लोगों ने? एक हम लोग पढ़े थे बाय द फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। हमने न्यूमेरिकल्स भी कुछ देखे थे प्रीवियस क्लास में कि कंडक्शन से कैसे चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, क्या न्यूमेरिकल यूज़ करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और सेकेंड जो देखा था इंडक्शन के बारे में देखा था और इंडक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था। आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके बेस पे। ओके, सबसे पहले देखिए, जब कंडक्शन में जब यूज़ कीजिएगा आपको बता देते हैं, रिवाइज कराता हूँ। कंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि दो बॉडी लेते हैं, एक बॉडी का चार्ज मान लो Q1 है, एक बॉडी का चार्ज मान लो Q2 है। दोनों स्फेरिकल बॉडी है, एक R1 है रेडियस, दूसरा क्या है R2 रेडियस है। इन दोनों बॉडी को हम लोग टच कराएंगे या एक वायर से कांटेक्ट कराएंगे तो V1 V2 अगर दोनों का अलग अलग पोटेंशियल है और V1 V2 से बड़ा है तो हम जानते हैं कि चार्ज का ट्रांसफर होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज का ट्रांसफर कैसे होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसके बाद क्या होगा फाइनली, जो फाइनल क्या होगा, फाइनल होगा कि ये दोनों बॉडी है R1 और R2 वाली, इनका जो चार्ज होगा क्या चेंज कर जाएगा। अब Q1 Q2 थोड़े रहेगा, Q1 Q2 डैश रहेगा। और कब तक इसमें चार्ज का ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, V1 इक्वल टू हो जाए। क्लियरली है हम लोग ये? चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो जब हमको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछेगा बताओ फाइनल चार्ज ऑन द बॉडी, फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। सेकंड बॉडी पूछेगा कि बताओ डायरेक्शन कितना हुआ होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ चार्ज चेंज कितना हुआ। तो सबसे पहले Q1 डैश निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखिए Q1 का आप रेडियस लिखिएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 समेसन ऑफ चार्ज। Q2 डैश निकालिएगा, सेम फॉर्मूला, Q2 का रेडियस को ऊपर लिखिएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू समेसन ऑफ चार्ज। ठीक है, समेसन ऑफ चार्ज जो होता है, समेसन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q2। प्लस माइनस लगा लीजिएगा क्योंकि अगर ये 10 है कूलम है, ये -20 कूलम है, तो समेसन ऑफ चार्ज कितना आ जाएगा, -20 कूलम आ जाएगा। बिल्कुल ओके, तो ये होता है आपका कंडक्शन के थ्रू। क्लियरली हो गया। एक हम लोग पढ़े थे हम लोग इंडक्शन, हाँ बिल्कुल, जिसमें टच नहीं कराया जाता है, जिसमें चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है और अपोजिट चार्ज उस पर क्या होता है, इंड्यूस होता है। अगर पॉजिटिव लाएंगे तो निगेटिव होगा, निगेटिव लाएंगे तो पॉजिटिव होगा। क्लियर है? बिल्कुल। फॉर्मूला होता है स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q 1 माइनस 1 बाई K, वेयर द K इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये चार्ज क्या आएगा, निगेटिव। ध्यान रखिएगा, इसमें जो हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं वो मॉडुलस वैल्यू होती है। कैसी होती है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये मॉडुलस वैल्यू होती है। मतलब आपका निगेटिव है तो भी पॉजिटिव में लिखिएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव में लिखिएगा। जब इसका फाइनल आंसर लिखिएगा उस समय सिर्फ चेंज करके लिखा जाता है। जैसे यहाँ हम दिया हुआ -20 माइक्रोकूलम, तो फॉर्मूला में पुट करते वक्त आप पुट कीजिएगा +20 क्योंकि मॉड लगा हुआ है। लेकिन जब इसका आंसर मान लीजिए आया -10 आया सॉल्व करके, हाँ तो आप उसको लिख दीजिएगा पलट के, जो भी आएगा उल्टा आप लिख दीजिएगा। ओके, तो ये सब हम लोग ने मेथड्स को पढ़ा था। अब इस पे हमको बनाना है क्या, न्यूमेरिकल्स। चलिए सबसे फर्स्ट जो न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं वो फर्स्ट न्यूमेरिकल हो बेसिक ले लेते हैं हम लोग। ये NCERT का न्यूमेरिकल है। आइए NCERT का न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। NCERT का न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए NCERT में दिया था दो बॉडी है, एक A बॉडी है, एक B बॉडी है। दोनों बॉडीज जो है वो आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। और दोनों बॉडीज पे Q चार्ज है, ये भी दिया हो, इस पे भी Q चार्ज है और इस पे भी Q चार्ज है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक थर्ड बॉडी C है, क्वेश्चन समझते हैं, एक थर्ड बॉडी C है जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब इसका भी रेडियस क्या है, R ही है। लेकिन ये बॉडी है ना, ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। तो बोल रहा है कि सबसे पहले बॉडी C को A से टच कराया, सबसे पहले बॉडी C को A से टच कराया, देन रिमूव कर लिया।
तो जब बॉडी सी को ए से टच कराया किस पे कुछ चार्ज आया होगा, देन ये क्या किया, बॉडी सी को बी पे टच कराया, देन बॉडी सी को क्या किया, बी पे टच कराया और फिर इसको रिमूव कर लिया कुछ देर बाद चार्ज ट्रांसफर होने के बाद। तो क्वेश्चन पूछा था कि फाइनल चार्ज ऑन सी। ओके, देखिए कंडक्शन मेथड में एक स्पेशल केस होता है, कंडक्शन मेथड में एक स्पेशल केस पढ़ते हैं किसके लिए, फॉर आइडेंटिकल बॉडीज। बिल्कुल, तो इसमें जो आपका आता है चार्ज का ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, हाफ हो जाता है बेसिकली। ये Q1 डैश अगर निकालना है तो ये हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2/2 आ जाएगा, बेसिकली हाफ चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है टच कराने पर। तो उसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि सब बॉडी आइडेंटिकल है। चलिए क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, देखिए नोट कर लीजिएगा। आइए सॉल्यूशन देखिए जरा, तो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले सी को किससे टच कराया है, ए से। ये बॉडी सी थी, इसको वायर से मान लीजिए कैसे भी टच कराया ए से। ए का चार्ज था Q, ए का पोटेंशियल मान लीजिए कुछ होगा। ओके, ये तो चार्जलेस थे। तो जब हम ए बॉडी को इस पे टच कराएंगे तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। दोनों बॉडीज क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो इसका पहले चार्ज कितना था, Q। तो जब चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा तो अब कितना हो जाएगा चार्ज, यार बताएंगे। स्टार्टिंग में Q था ना, ये न्यूट्रल था, ये Q चार्ज था, दोनों कनेक्ट कराया तो जो फाइनल चार्ज आया C पर और जो फाइनल चार्ज आया A पे वो क्या हो गया, Q/2 हो गया, Q/2 हो गया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिकल बॉडी है तो चार्ज जो होता है वो आधा आधा हो जाता है। तो Q/2 हो गया, Q/2 हो गया। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में क्या करता है, बिल्कुल इसी C वाले बॉडी को किससे टच कराता है, B से टच कराता है। अब देखो, अब ये तुम्हारा जो C है उस पर चार्ज है Q/2 और ये तुम्हारा जो B है इस पर चार्ज क्या है, Q। तो जो इस पर जो टोटल चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज का ट्रांसफर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बिल्कुल Q, पहले समेशन ऑफ चार्ज कर लें, Q/2 प्लस Q, Q/2 प्लस Q करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3Q/2। यानी इतने चार्ज का क्या होगा, टोटल ट्रांसफर होगा ना, टोटल ट्रांसफर होगा इतने चार्ज का कुल मिला के। और तो जब ये टोटल चार्ज का ट्रांसफर होगा तो हमको जानना होगा ना भाई कि C पे कितना चार्ज आया और B पे फाइनली चार्ज कितना आया। तो टोटल चार्ज है का ट्रांसफर है 3Q/2, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, इसका टोटल जो चार्ज ट्रांसफर करता है उसी का तो हाफ होता है ना। कंडक्शन में जो हम लोग फाइनल चार्ज निकालते हैं फॉर द आइडेंटिकल बॉडीज, क्या करते हैं कि जो टोटल नेट चार्ज निकाल लेते हैं कितना ट्रांसफरेबल है, सम करके उसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों के चार्ज को हमने जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो फाइनल चार्ज आ जाएगा, हाँ QC पे जो फाइनल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा 3Q/4 और इस पर कितना हो जाएगा 3Q/4। बिल्कुल, ये देखिए ये Q/2 से बना 3Q/4, ये Q से बना 3Q/4। तो यही आपका हो गया फाइनल चार्ज ऑन C। जो आपका बॉडी C है, जो आपका बॉडी C है उस पर जो फाइनल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 3Q/4 और 3Q/4। क्लियर है आपको, चलिए इसको नोट डाउन कर लिया जाए। देखिए ये वाली पॉइंट हमेशा ना आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी आप आइडेंटिकल बॉडीज़ के लिए निकालिएगा चार्ज तो दोनों चार्ज को सम करके सिर्फ 2 से डिवाइड करना होगा, फाइनल चार्ज ऑन द बॉडी आपका आ जाएगा। ओके,
आइए एक हम देखते हैं चार्ज ट्रांसफर बाय इंडक्शन का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ओके, क्वेश्चन दिया है चार्ज्ड glass rod have charge -50 microcoulomb brought near to the neutral brought near to neutral body. Find the correct option for induced charge on the neutral body. ओके, देखिए एक आपका चार्ज ग्लास रॉड है। क्या है आपका? एक चार्ज ग्लास रॉड है जिस पर चार्ज कितना है -50 माइक्रोकूलम। उसको किसके पास लाया? एक न्यूट्रल बॉडी है, कैसे भी बॉडी हो सकती है, एक न्यूट्रल बॉडी है। करेक्ट ऑप्शन पूछा है आपका कि उस पर जो इंड्यूस्ड चार्ज, आपको भी मालूम होता है कि इंड्यूसिंग में क्या होता है कि एक ग्लास रॉड लेते हैं, इस ग्लास रॉड पर चार्ज कितना है -50 माइक्रोकूलम। इसको एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाएं जिससे चार्ज का ट्रांसफ़र कराना है हमको। जब इसको हम न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आए तो इसमें क्या होगा? चार्ज का कुछ ट्रांसफ़र होगा बाय द इंडक्शन मेथड। ओके, इस पे जो चार्ज आएगा उसको क्या लिखते हैं? स्मॉल क्यू। इस पे जो चार्ज होता है क्या होता है? कैपिटल क्यू। इस चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? इंड्यूसिंग चार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। ओके, काफ़ी। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन था हमको करने का। सबसे पहले एक चीज़ बात बताइए, हम लोग पढ़े हैं ना कि इंडक्शन में क्या होता है। इंडक्शन में क्या होता है कि अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस्ड होता है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो मेरा चार्ज था, ये जो मेरा क्यू दिया है, ये तो निगेटिव है। तो इसका क्लियर मतलब है कि भैया कुछ भी हो वो इंड्यूसिंग चार्ज कैसा होगा? है कंप्लीटली पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा नहीं। ओके, तो पहली चीज़ हमको मिल गया कि पॉजिटिव होगा। अब हम देखते हैं जब फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे तो स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू 1 माइनस 1/k। ये जो k का वैल्यू है ये अलग अलग होता है। अगर एयर है मीडियम तो क्या होगा? अप्रॉक्स में 1 ले लेंगे, 1.00 समथिंग होता है लेकिन 1 लेके चलते हैं। अगर ये कंडक्टर होगा तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अगर ये वाटर होगा तो क्या हो जाएगा? 80, कहीं कहीं 81 भी लिख देता है, अप्रॉक्स में लिख दिया 80 लिख दिए। ये होता है k का वैल्यू। आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू यही होता है। क्लियरली मतलब होता है कि k की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 है, नहीं तो इक्वल टू 1 है, बेसिकली यही ना। तो कहने का मतलब है कि अगर सपोज डेट कंडक्टर हो जाए,
ठीक है। अगर कंडक्टर का केस हो तो कंडक्टर का केस होगा तो कुछ इस टाइप से हमको फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो 1/∞ क्या होगा, 1/∞ आपका 0 हो जाएगा। तो जो 1/∞ आपका 0 होगा तो कंडक्टर के केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों चार्ज का सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेचर डिफरेंट होगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये होगा इसके केस में। अब चलो मान के चलो कि हम वाटर के लिए निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वाटर के लिए। तो वाटर के लिए निकालेंगे तो क्यों लिख देंगे 1 - 1/81 लिखेंगे। ये 1/81 तुम वैल्यू लिखे हो, ये क्या है, 1 से क्या है इसकी वैल्यू, 1 से बहुत छोटी वैल्यू है। तो 1 से बहुत छोटी वैल्यू है तो आखिर जो ये वैल्यू घट के आएगी, ये मान लो कि ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/81 हो जाएगी। तो 80/81 है वैल्यू, वो 1 से क्या है, लेस देन है। तो ये 1 से लेस देन है, तो इसका क्लियर से मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू होगी, हाँ जैसे अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रही है किससे, लेस देन 1 वाली वैल्यू से ना। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर तो लॉजिक है कि अगर Q का मल्टीप्लाई लेस देन 1 से करेंगे तो ये जो होगा, ये जो वैल्यू है ये क्या आएगी, लेस देन कैपिटल Q आएगी कि नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि जो आपका इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू है, किसका, इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है आपको क्लियर है कि या तो ये कंडक्टर का केस होगा तो बराबर होगी, और अदरवाइज ये क्या होगी, लेस देन इक्वल टू Q। यही होगा रिलेशन किसी भी वैल्यू के लिए कि इंड्यूस्ड चार्ज इज ग्रेटर देन और स्मॉलर, सॉरी इंड्यूस्ड चार्ज इज स्मॉलर देन इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। यानी जो आपका इंड्यूस्ड चार्ज है वो अगर कंडक्टर है तब जाके वो इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर होगा, अगर कंडक्टर नहीं है तो इसका क्लियर मतलब है कि वो जो आपका इंड्यूसिंग चार्ज है उससे क्या होगा, छोटा होगा। जो आपका चार्ज ग्लास रॉड है उसकी वैल्यू से क्या आएगा, इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू छोटा आएगा। ये क्लियर हो गया, और नेचर में अपोजिट होगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा, हाँ अग्नि मीडियम कोई भी हो, जनरल वैल्यू यही होगी। हम तो देख तो लिए, हम 2 मीडियम में चेक नहीं कर लिए, हम कंडक्टर में चेक कर लिए, हम उसमें चेक कर लिए, उसके अलावा क्या चेक करेंगे, एक वाटर में चेक कर लिए हम लोग देखकर। तो इसका मतलब है कि -50 माइक्रोकूलम, ये क्या है आपका, ये आपकी वैल्यू है कैपिटल Q की, और आपसे पूछा क्या था, स्मॉल q पूछा था। तो इसका मतलब है कि आपका जो भी स्मॉल q का वैल्यू आएगा वो, हाँ वो तो या स्मॉलर देन और इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम किस में, पॉजिटिव में, फिर पॉजिटिव में होना चाहिए। ये क्लियर हुआ आपको कि जो स्मॉल q की वैल्यू है वो या तो 50 से छोटी होगी और नहीं तो 50 के बराबर होगी, और किस में होगी, पॉजिटिव में होगी सारी वैल्यू। तो इनमें से जितने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनमें से जितने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शन में से चलिए एक ऑप्शन हम लोग ये ले लेते हैं, एक और नन हटा देते हैं, छोड़िए हटाइए। हो गया, चलिए। तो चार्ज ट्रांसफर बाय इंड्यूसिंग मेथड से हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक चार्ज ग्लास रॉड है जिसपे क्या है आपका -50 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया है। पूछा है कि एक न्यूट्रल, जब चार्ज बॉडी उसके पास एक न्यूट्रल बॉडी को लाते हैं उसके पास, चार्ज नहीं सॉरी, एक न्यूट्रल बॉडी को उसके पास में हम लाते हैं तो उस न्यूट्रल बॉडी पे कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा उसका दिया हुआ है अलग अलग वैल्यू, क्योंकि अब तो मीडियम बदलेगा तो वैल्यू बदल जाएगी। तो जनरल में पूछा है कि क्या पॉसिबल है कि कौन सा चार्ज इनमें से एक वैल्यू हो सकता है। ओके, 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। तो हमने बताया कि जनरल जब फॉर्मूला से चलते हैं तो इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज 1 - 1/k होता है, वेयर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। k की वैल्यू अगर वैक्यूम है तो 1 होगी, अगर आपका कंडक्टर है तो इनफाइनाइट होगी, वाटर है तो 80 होगी। क्लियरली उस तरीके से जब हमने सॉल्व किया तो एक बार हमने लिया कंडक्टर का केस,
तो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज दोनों क्या होगा, आपस में बराबर बट डिफरेंट इन नेचर। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट नेचर डिफरेंट होगा, एक प्लस है तो दूसरा माइनस हो जाएगा। अब एक वाटर का केस ले लेते हैं, एक और मीडियम उठा लेते हैं, वैसे तो माइका का भी मीडियम है, एक और मीडियम उठा लेते हैं, तो 1 - 1/81 लिखेंगे, या इसको 80 लिखिए, आप कुछ भी लिखिए, ओके 80 लिख के बना लीजिए, 1/80 लिख देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी होगी, और 1 से छोटी वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, Q से छोटी हो जाएगी, इससे तो छोटी हो जाएगी वैल्यू ना, क्योंकि बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते तो ये बड़ा आता, छोटे नंबर से करेंगे तो छोटा आएगा। तो ये वैल्यू जो है आपका स्मॉल q क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू। तो क्लियर है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज का जो वैल्यू है वो क्या है, स्मॉलर देन इंड्यूसिंग चार्ज है बट डिफरेंट इन नेचर है। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन में -50 माइक्रोकूलम है, इसका क्लियर मतलब है कि जो आपका स्मॉल q का इसमें ऑप्शन ढूंढना है वो सब पॉजिटिव में होना चाहिए, और या तो 50 से छोटा होगा, नहीं तो 50 से के बराबर होगा, 50 से बड़ा नहीं होगा। चलिए राइट आंसर टिक करते हैं। देखिए 50 से छोटा है चल जाएगा, 50 से छोटा है चल जाएगा, ये क्या है निगेटिव आ गया और 50 से बड़ा भी है, कैंसिल आउट हो गया। इसको डील करते हैं, 50 से छोटा है ठीक है, ये निगेटिव आ गया, यहीं पे कट गया। क्या नहीं, निगेटिव तो नेचर बताता है ना, हाँ उसका मैग्नीट्यूड क्या उसको लेना है, तो नेचर बताता है निगेटिव। ये देखो 30 माइक्रोकूलम हो गया, 40 माइक्रोकूलम हो गया, 50 माइक्रोकूलम हुआ। इसमें चलो आओ चेक करते हैं, ये 30 माइक्रोकूलम 50 से छोटा है पॉजिटिव है सही, 40 50 से छोटा है पॉजिटिव है सही है, 50 माइक्रोकूलम 40 के बराबर है यानी कंडक्टर केस होगा, यानी इसमें सारा पॉजिटिव और मैक्सिमम वैल्यू 50 तक गई है, इक्वल टू यानी ये वाला सही है। चलो ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें 25 सब प्लस में है, चलो सही है, 25 छोटा है सही है, 50 बराबर है सही है, लेकिन गड़बड़ कर दिया यहाँ पे 60, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा आ गया वैल्यू, यहाँ पे Q बड़ा हो गया इससे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई भी केस में नहीं हो सकता, आप लोग याद रख लीजिए, ऑलवेज कोई भी केस में नहीं हो सकता है। दे तो दिए, एक कंडक्टर दे दिए और एक वो दे दिए, अब क्या आपको दे सकते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ के लड़कों को ना कॉपी भरने से मतलब है, नॉलेज क्या होता है, न्यूमेरिकल्स क्या होता है नहीं दूर दूर का रिश्ता है। इसीलिए ना भाई बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। आप अच्छी पढ़ाई ही नहीं करते हो तो बेरोजगार ही रहोगे ना। अच्छी पढ़ाई जब पढ़नी थी 11th 12th में तो उस समय आप ऐसा मास्टर को ढूंढे जो आपका कॉपी भर दे और घरे भेज दे। लिखने से कुछ होता है, न्यूमेरिकल बनेगा एक। बिल्कुल आप सही जगह हैं, आप पूरी क्लास कीजिए यहाँ पे। हम लोग जो भी देखिए अभी तक हम लोग केमिस्ट्री नहीं चालू किए हैं, मालूम है। परसों आकाश का टीचर आया था, उसको हम विजिट कर दिए। उस ऐसा थोड़ी चला लेंगे कि मास्टर आ जाएगा लड़का जाके जाओ इंक्वायरी में जाए, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी तो एकदम नहीं, तुम सैटरडे संडे अपनी क्लास करो, कंफर्म है वो तुमको मजा आएगी। क्योंकि सौरभ सर हमारे साथ 3 साल से जुड़े हैं, पटना यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं, वो एकदम ठीक है। लेकिन एक टीचर हम ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं खोलेंगे बैच। हाँ कर भाई, जल्दी लिख लिया करो सब मेरे साथ, फट लिख लिया करो। और समझ तो गए, इसमें दिमाग क्या लगाना, इसमें कुछ करना ही नहीं था। बस ये वाला स्टेटमेंट जिसको याद है उसको कुछ करना है बस। हाँ बस नेचर डिफरेंट होना चाहिए, प्लस माइनस वाला ध्यान देना है। अगर ये प्लस है तो वो माइनस होगा, वो माइनस है तो ये प्लस होगा। हाँ ये ध्यान देना।
सब लास्ट में सब छोड़ चला गया सब वनडे वाला लड़का भी नहीं था। हो गया, लिख लिए हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ चार्ज ग्लास रॉड है जिस पे चार्ज कितना है -20 माइक्रोकूलम। ये स्मॉल क्यू की वैल्यू है, कैपिटल क्यू की वैल्यू है। चलिए पहले ये बताइए, चार्ज ग्लास रॉड का चार्ज स्मॉल क्यू होता है कैपिटल क्यू होता है, ऑलवेज कैपिटल क्यू होता है। वैल्यू हमको 20 माइक्रोकूलम लिखनी है, प्लस माइनस लिखना नहीं होता है। इंड्यूस चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, इसको माइनस लिख लो, इसको प्लस में लिख, चलो बाद में हम लोग इसको हटा देंगे। माइक्रो कूलम हो गया। ओके, क्या पूछा है तुमसे? के की वैल्यू। सिंपल सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोलता है? स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू 1 - 1 बाई के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू? 5 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू? -20 लिख दें? नहीं, 20 माइक्रोकूलम मैग्नीट्यूड लिखा जाता है इसका। 1 - 1 बाई के। देखो ये वैल्यू इधर आएगा डिवाइड में, क्या बन जाएगा? 1/4 इक्वल टू 1 - 1 बाई के। यहाँ से फर्दर करेंगे सॉल्व तो के इधर आ जाएगा, तो 1/k इक्वल टू 1 - 1/4 हो गया। k इक्वल टू कितना आ गया? 4/3। यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई, जो कि होती है, हम लोग जानते तो हैं होती है। सिर्फ वैक्यूम के केस में 1 हो जाती है, बाकी तो उसके अलावा अगर मीडियम, वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम हुआ, एयर हुआ, वैक्यूम तो मीडियम नहीं बोलोगे ना, नहीं, मीडियम होता है, एयर होता है, ऐसे होता है। तो जैसे मीडियम की बात करते हैं वो ग्रेटर देन 1 ही होता है। ये 1.33 आया है के का वैल्यू बेसिकली। तो के कितना आ गया? ग्रेटर देन 1 आ गया। चलिए नोट डाउन कीजिए। चल रिकॉर्डिंग ना, लिख लिए, मिटाएं? चलो अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे आईआईटी का। भले दिमाग लग जाए लेकिन बनाएंगे तो ज़रूर। तो क्वेश्चन हम लिख लें, क्योंकि आईआईटी में थोड़ा डेटा बहुत ज़रूरी होता है। अगर डेटा नहीं गलत हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगा।
ओके, सबसे पहले आराम से नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन बड़ा लंबा है, नोट डाउन कर लो, फिर तुमको प्रॉपर वे में हम समझाएंगे। लिख देते हैं कब पूछा था। वो किसी भी कर सकता है। तो इस वाले में बताना ना कहाँ तक हम लिख सकते हैं। देखो तो ई वाला लाइन आ रहा है क्या, चेक करो कैमरा में, ई वाला लाइन, वो लाइन आया है, वो लाइन दिख रहा है कैमरा में, और ये वाला लाइन दिख रहा है क्या? हल्का सा सब नहीं दिख रहा, तो चेक करो, थोड़ा सा उधर करना पड़ेगा। कैपिटल ए के बाद बोलो। कैपिटल ए के बाद, कैपिटल ए के बाद कहाँ बता भाई? क्वेश्चन में सर कैपिटल वेयर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। हो गया? ओके, बोला जाएगा ना। सब बता देंगे, सब बता देंगे, देखो ना। आओ चलो देखो, ये क्वेश्चन है वो तुम्हारा। चलिए, ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चार्ज ट्रांसफ़र का, वो बेसिकली आईआईटी का क्वेश्चन है। ये आईआईटी 2019 में मेंस एग्जाम में पास किया था क्वेश्चन। ओके, इसमें दिया है कि अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक रेडियस आर का स्फीयर है जिसके अंदर में चार्ज का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, विथ अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया है, रो का वैल्यू दिया हुआ है, ये वॉल्यूम चार्ज की डेंसिटी है। वेयर ए एंड स्मॉल ए इज कांस्टेंट। इफ क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, कैपिटल आर पूछा है। सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए, अगर आपको बोलते हैं हम कि 20 कूलम, अगर हम बोलते हैं 20 कूलम, ये 20 कूलम का मतलब है कि एक कोई पॉइंट चार्ज है, इस पूरे पॉइंट चार्ज का जो चार्ज है वो क्या है, 20 कूलम है। 20 कूलम बोलने का मतलब कि पॉइंट चार्ज, यानी उसका पूरा चार्ज इसी एक सिंगल पॉइंट पे लाई कर रहा है। आपको भी मालूम है कि कूलम्स लॉ या न्यूटन्स लॉ, ये सब किसके लिए डिफाइंड है, पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास के लिए। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए नहीं डिफाइंड है। तो अब ये
क्या जरूरी है कि चार्ज हमेशा एक पॉइंट बॉडी का ही होगा? जरूरी तो नहीं है, चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो 3 टाइप से हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है एरिया वाइज होता है, एक होता है, तो जो लेंथ वाइज होता है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको रो एल से डिनोट करते हैं। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि लेंथ वाइज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे मान लीजिए कि एक हम कंडक्टर लेते हैं, उसमें ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके है यूनिफॉर्मली। मान लीजिए कि +5 कूलम का डिस्ट्रीब्यूशन किया है ऐसे। अगर हम मान लीजिए कि एक स्मॉल पार्ट का निकाल के एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं DL, इसी को DL रो एल करके लिख दिया, मतलब हो गया कि वो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। रो एस करके लिख दिया यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। रो भी करके लिख दिया मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई। ओके, तो अगर हमको इसका निकालना है टोटल चार्ज, तो हम स्मॉल पार्ट DL को लेंगे। इस DL स्मॉल पार्ट का क्या हो जाएगा? DQ हो जाएगा, और इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमको Q का। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम अगर निकालेंगे फॉर्मूला, तो रो एल इक्वल टू आएगा Q/L मान के चलते हैं, हाँ L ही लिख लेते हैं, ये होता है बेसिकली। अब सेकेंड जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो एस करके डिनोट करते हैं। कैसे समझेंगे इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी? तो मान लीजिए कि कोई एक मतलब दीवार है या एक रेक्टेंगुलर सरफेस है या स्क्वायर सरफेस है। ये स्क्वायर सरफेस है, इसका कुछ एरिया होगा, इसके एरिया में क्या है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो एक यहाँ से हम लोग स्मॉल ले लेंगे, फिर से अगेन DS, ये हो गया DS मेरा। इस DS का चार्ज कितना हो जाएगा? DQ, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको DQ मिल जाएगा डेंसिटी के टर्म में। तो यहाँ से आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/S एरिया, या A लिख दें, चलिए A लिख देते हैं, Q डिवाइड बाई A। ये क्या हो गया? सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट जो मेरा चार्ज डेंसिटी था वो क्या था? नेक्स्ट क्या था मेरा? थर्ड, हाँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो भी 3D बॉडीज होती हैं, स्फीयर वगैरह होता है, इसमें क्या होता है? चार्ज जो होता है वो अपना किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है? उसके वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर में होता है, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमको जैसे निकालना है, तो हम यहाँ रो भी इक्वल टू लिख देंगे फॉर्मूला Q/V लिख देंगे, Q/V लिख देंगे। तो ये होता है 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम, तीनों क्लियर हो गया, तीनों का फॉर्मूला क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना, सब में टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई, अगर लीनियर बोला है तो लेंथ से डिवाइड करेंगे, अगर सरफेस बोला है तो एरिया से डिवाइड करेंगे, अगर वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। यही होता है निकालने का फॉर्मूला। इजी है, रिमेंबर रखिएगा दिमाग में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक आपका स्फीयर है। पहले डायग्राम बना के देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में डायग्राम गिवन था, तो देखिए क्वेश्चन का डायग्राम जरा समझते हैं। क्वेश्चन बोला है कि एक स्फीयर है ये, ओके, ये स्फीयर है मेरा, चलिए मान के चलिए। अब ये स्फीयर का जो रेडियस है वो है तुम्हारा कैपिटल R। क्या है? गिवन है। इस स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर है, बेसिकली सेल, मैथ में हम लोग पढ़े ना, सेल है ये। इसका जो रेडियस दिया है वो स्मॉल r दिया है, और हम मान लेते हैं कि इसका जो थिकनेस है, इसका थिकनेस है ये, हाँ, इसका जो थिकनेस है वो है dr है। वो क्या है? थिकनेस है, वो dr है। तो अगर इसका हमको वॉल्यूम मान लिया लिखना होगा, तो हम A इंटू dr करके लिख सकते हैं। मान लो सिंपल वॉल्यूम का यूज करना होगा, तो एरिया इंटू dr, एरिया इंटू थिकनेस इक्वल टू वॉल्यूम लिख सकते हैं। याद रखिएगा, हम इसका यूज करेंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए लास्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे, वो हम टॉपिक डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि
चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होता है और कैसे उसकी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने चार्ज इज ट्रांसफरेबल, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, कि चार्ज जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जनरली अलग अलग मेथड्स भी पढ़ लिए थे, उस पर न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। एक IIT में बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल्स पूछा था, IIT 2019 का क्वेश्चन है। इसमें आपको ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, रो। ये क्या है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जैसे लाइक 5 कूलम हम बोलते हैं, तो ये एक 5 कूलम जो चार्ज लिखते हैं वो जनरली हम क्या लिखते हैं, एक पॉइंट बॉडी का लिखते हैं, यानी एक पॉइंट बॉडी का टोटल चार्ज है 5 कूलम। सपोज दैट इस चार्ज को हम लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लेंथ वाइज कर देते, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, ओके। अगर इसको सरफेस कर दे, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। अगर इसको कोई सॉलिड स्फीयर के अंदर या हॉलो स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। तो ये वॉल्यूम चार्ज आपकी डेंसिटी दी हुई है। पूछा है कि इस रेडियस का ये जो r है इसकी वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू कितनी है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी गई है ना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है वो जनरली होती है Q/V, ये होता है, ओके। हम जानते हैं कि जो भी कूलम्स लॉ लगे चाहे न्यूटन्स लॉ लगे, ये दोनों किसके लिए डिफाइन किए गए हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए किए गए हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये क्या आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, नहीं, तो हम इस पर एक स्मॉल ले लें, एक स्मॉल वाला ले लेते हैं यहाँ पर डिस्टेंस, ये वाला इमेजिन कर लेते हैं। और इसका जो थिकनेस है ना, देखिए इसका जो थिकनेस है अंदर वाले का, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस आपको गिवन मान लेंगे कि dr है। ये थिकनेस कितना है, dr है आपका, क्लियरली। तो वॉल्यूम इक्वल टू हम एरिया इंटू dr लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो चलिए हम एक स्मॉल चार्ज यहाँ से मानते हैं कि ये स्मॉल जो चार्ज यहाँ है वो कितना है, वो dq है वो, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लिखेंगे तो वो हो जाएगा dq/dv हो जाएगा। तो dq इक्वल टू रो इंटू dv हो गया, क्लियरली। इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो q स्मॉल चार्ज अगर इंटीग्रेट हुआ तो क्या देगा, बड़ा चार्ज देगा, दैट इज योर कैपिटल Q इक्वल टू रो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dv को हम क्या लिख देंगे, अच्छा रो को भी बाहर नहीं निकालिए, रो को बाहर मत निकालिए, हाँ रो को बाहर मत निकालिए, रो को अंदर लिखिए। रो का वैल्यू डाल दीजिए, रो की वैल्यू क्या है, a/r² इंटू e⁻² माइनस 2r/a। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे ये आपका कैपिटल A और स्मॉल a दोनों क्या है, दोनों आपका कांस्टेंट है, क्या है, दोनों वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। यहाँ पे जो a आप लिखेंगे, ये जो a है वो क्या है आपका, वो बेसिकली एरिया है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है। तो a/r² इंटू e ये आपका रो का वैल्यू हो गया, क्लियर। अब dv का वैल्यू लिख रहे हैं, एरिया, एरिया कितना होता है, 4πr² होता है, हमने लिख दिया 4πr² मल्टीप्लाई क्या है, dr है, हमने लिख दिया dr। किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं। देखिए r² से r² क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। देखिए a आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ओके। 4π आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, अंदर में क्या बच गया आपके वैल्यू, e⁻²r/a इंटू dr, ये बच गया। अब देखिए यहाँ पर आप q इक्वल टू जब इंटीग्रेशन करेंगे तो a इंटू 4π। अब देखिए यहाँ पे हमको लिमिट लगाना होगा, तो लिमिट जो लगाएंगे तो यहाँ पे कौन वैरी कर रहा है, r रेडियस ना, तो इसका मिनिमम कितना लिमिट है 0 और मैक्सिमम कितना गया r मतलब कौन सा है, कैपिटल R। तो a इंटू 4π लिख दिए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, जब e⁻ nx का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो n होता है वो बाहर आ जाता है और बाकी जो वैल्यू होती है वो रह जाती है। तो e⁻ आता है ना, इंटीग्रेशन वगैरह पढ़े हैं ना, देखिए हम डायरेक्ट टाइप का करेंगे, 2r/a ऊपर हो जाएगा जैसे था वैसे ही, नीचे आपका आ जाएगा -2/a
0 to r। क्लियर है? किसमें? इसमें नहीं होगा ना, नीचे नहीं ना होगा। जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब जैसे मान लो इंटीग्रेट करना है तुमको, e टू द पावर nx है और ये dx है, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा e टू द पावर nx डिवाइडेड बाई n, ये हो जाएगा। क्योंकि सिंगल टर्म x है यहाँ पे सिर्फ r था, तो यहाँ से r ओमिट हो गया, तो e टू द पावर जो ऊपर जो वैल्यू थी वो जैसे कि तैसे लिख दिए। और इसका जब हम लोग किए तो चूंकि कितना था, -2r बाई ए था, तो ये कितना आया, -2r हट गया बाई ए, तो -2 बाई ए आ गया। क्लियर? चलिए अब देखिए, ये वाला -2 से ये कट गया, -2 टाइम्स, तो यहाँ पे जो मेरा q आया वो कितना आया, -2a पाई, ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर चल जाएगी, a इसमें पुट कीजिएगा तो -2 कैपिटल R बाई a माइनस, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इस माइनस को जब आप अंदर पुट कर दीजिएगा तो 2a पाई a डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू द पावर -2r बाई a हो गया। किसी को परेशानी इसमें नहीं? अब आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू के यहाँ बुला लीजिए, q बाई 2a पाई a इक्वल टू, यहाँ से जब ये माइनस में आएगा तो बेसिकली e क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे आप इसको लिखिए -1 इक्वल टू -e टू द पावर -2r बाई a, तो e टू द पावर -2r बाई a इक्वल टू 1 माइनस q अपॉन में 2a पाई आ गया। कोई परेशानी? अब यहाँ से e टू द पावर 2r बाई a हम लिखेंगे, तो इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस q अपॉन में 2a पाइए। कोई परेशानी? यहाँ से इसका निगेटिव हटाएं, तो इस पूरे वाले इसका निगेटिव यहाँ हटा, तो इसका मतलब ये टर्म क्या हो गया, 1 बाई में चला जाएगा। ऐसा मालूम है, हम लोग इतना तो 8 में पढ़ के आते हैं ना, एक्सपोनेंट्स वगैरह का रूल। अब आइए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, r चाहिए ना। ये r हमको कैसे मिलेगा, लॉग लगाने से। कैसे मिलेगा, लॉग लगाने से। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या करेंगे, लॉग लगा लेंगे। जब बोथ साइड लॉग लगा लेंगे तो इसका जब लॉग होता है, लॉग e टू द पावर उसका, तो जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है, लॉग e 1 हो जाता है ना। नेचुरल लॉग लेंगे। कैसा लॉग लेंगे, बेस 10 का नहीं, बेस e का लेंगे, नेचुरल लॉग। तो इसको जब नेचुरल लॉग लगाएंगे, इसको ऐसे लिख दीजिए, ln e टू द पावर 2r बाई a इक्वल टू ln 1 अपॉन में 1 माइनस q अपॉन में 2a पाई a हो गया। आइए यहाँ पे फाइनल लिख देते हैं आंसर। देखिए इसका जो आएगा ln, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2r बाई a आ गया, इक्वल टू ln 1 अपॉन में 1 माइनस q अपॉन 2a पाई स्मॉल a हो गया। तो आपको क्या निकालना है, r निकालना है ना। तो आप फाइनल आंसर लिख दीजिए r के टर्म में, r इक्वल टू, ये a ऊपर गया, a बाई 2 ln 1 माइनस q बाई 2a पाई a, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन है। जेई का है तो क्या, देखिए आईआईटी वगैरह नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो उतने हार्ड नहीं होते हैं।
बस क्या होता है कि इसका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट वे में होता है। आपको थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आपको समझ में आने कि कैसे बनेंगे क्वेश्चन। बाकी कॉन्सेप्ट यही होते हैं। आप बस जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर, बच्चे बोलते हैं कि सर कैसे निकालें IIT, आप ना एक बुक पहले बना लो पूरा। आप पूरी एक बुक बनाओ, कोई भी एक बुक लो फिजिक्स की जो सबसे अच्छी है, वो उठाओ, उसको पूरा प्रॉपरली बनाओ। देन आप देखिएगा आपका स्मूथली IIT भी निकलेगा, आपका नीट भी निकलेगा। आप क्या करते हो, कोई एक चैप्टर को पूरा तो आज तक बनाया नहीं कोई बच्चा नहीं बनाता है। इवनली SC वर्मा जैसी बुक भी, जो SC वर्मा अच्छी बुक है नो डाउट, बट SC वर्मा बुक में चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है एज कम्पेयर टू सिंगेज, एज कम्पेयर टू टारगेट की जो बुक आती है, इनसे तो कम ही क्वेश्चन है, फिर भी बच्चे SC वर्मा तक पूरा नहीं बना पाते हैं। अब वो बोलते हैं कि IIT कैसे निकलेगा, नीट कैसे निकलेगा। अरे भाई कोई किताब तो पूरी बनाओ पहले, ठीक है। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, नोट डाउन कीजिए। अरे आर हम गलत लिख दिए थे बस। आर जो था ना, ये वाला जो टर्म था ना, इसी में कुछ गलत लिखा गया था हमसे, और कुछ नहीं। ठीक है, आइए थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये है हमारी चार्ज की अगली प्रॉपर्टी। हम समझेंगे इस प्रॉपर्टी में क्या होता है। देखिए इस प्रॉपर्टी में सबसे सिंपल चीज में समझें तो ये क्या प्रॉपर्टी बोलती है कि द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्या बोल रही है? क्वांटाइज्ड। अभी भी कंफ्यूजन है सर, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चा डेट इज इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन का होता है
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कह रहा है कि कोई भी बॉडी है, उस बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज होगा इसका मतलब क्या होगा कि वो एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, इंटीजर मल्टीपल के बराबर होगा। यानी कोई बॉडी है, अगर उस पर टोटल चार्ज क्यों निकालना है तो हम लिख दे क्या, वो n इंटू ई होगा। यही ना बोल रहा है, द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कह सकते हैं। ये n क्या है, ये n जो है वो आपका कोई ना कोई इंटीजर नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब n कैसा होना चाहिए, +1 +2 -10 -11, इनमें से कुछ हो सकता है। क्या n 1/2 हो सकता है, नहीं। 4.8 हो सकता है, नहीं। तो n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटीजर के फॉर्म में होगी। वो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे निगेटिव इंटीजर हो। आपका क्वेश्चन आएगा कि सर q इक्वल टू प्लस एन ई कब, q इक्वल टू माइनस एन ई कब, है ना। क्वेश्चन आप पूछेगा सर कब q इक्वल टू प्लस एन ई करेंगे, कब q इक्वल टू माइनस एन ई करेंगे। देखिए प्लस एन ई का मतलब हो गया है कि यहाँ पर जो चार्ज है वो रिमूव्ड है, क्या है, और यहाँ पे है, इसका मतलब है कि वो चार्ज है वो क्या है, एडेड किया गया है। क्लियर, अब वो क्लियर हो गया। यही होता है आपका क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, कि द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 16 माइनस 16 कूलम, सॉरी माइनस 19 कूलम, 16 बोल रहे हैं, माइनस 19 कूलम। ओके, अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। लिखा है फाइंड विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। और तो ये क्वेश्चन कैसे आपको देगा, इससे रिलेटेड बोलेगा फाइंड विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। मान लो कोई एक बॉडी ए है, उस बॉडी ए का टोटल चार्ज तुमको दिया हुआ है, दिया हुआ टोटल चार्ज। तो जब ये टोटल चार्ज दिया हुआ तो बोल रहा है कि बताओ उस बॉडी पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है, चार्ज उन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि उनमें से कोई एक होगा। क्लियर, आप इसको नोट डाउन करो, फिर इसको ट्राई करो, फिर हम बताते हैं आपको नेक्स्ट कैसे बनेगा। आप ट्राई करो जरा क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात है, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसका मतलब अगर n की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करी जाए तो q/e आएगा। इसका मतलब q/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कर सकते हैं। अब पहला में n की वैल्यू बताओ कितना आएगी, फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में बताओ n की वैल्यू कितनी होगी, कितना दिया, 6.4 है टोटल चार्ज इंटू 10 टू द पावर 18 है। अच्छा माइनस करो, सॉरी रुक जाओ,
सही है। ओके, सब माइनस कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए -18 हो गया क्लियरली। अब देखो 1.6 × 10⁻⁻19 कर देंगे, ये 4 टाइम्स कट किया और ये 19 ऊपर आया तो एक 10 बचा, ये 40, ये हो जाएगा, ये करेक्ट है। सेकंड वाला ज़रा निकाले तो, सेकंड वाले के लिए n ज़रा निकालते हैं, कितना है, ये आ जाएगा 4 × 10⁻20, 100 हो जाएगा ना, 20 है ना, एक बच जाएगा, इसे ऊपर आएगा 20 तो कितना हो जाएगा आपका, ऊपर कितना -20 है ना, हाँ तो 10⁻⁻1 बच जाएगा ना। ये देखिए 19 ऊपर जाएगा, उसमें कितना है 20 है, तो इतना आ जाएगा। ये कितना आ गया 0.4, पॉसिबल नहीं है, तो यानी ये वाला पॉसिबल नहीं है। अब आइए नेक्स्ट मिलाइए, थर्ड में मिलाइए। थर्ड वाला देखिए, ये कितना लिखे हैं आप 0.64 × 10⁻⁻19। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही सेम आ जाएगा ना, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों दोनों पॉसिबल नहीं आया, क्योंकि दोनों में जो मेरा आ रहा था n का वैल्यू वो क्या आ रहा था, डेसिमल में आ रहा था, जो कि इंटीजर नहीं है। और हम जानते हैं कि n की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए, नहीं फ्रैक्शन में होनी चाहिए, नहीं डेसिमल में होनी चाहिए, नहीं रूट में होनी चाहिए, कुछ नहीं। या तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो, नहीं तो निगेटिव इंटीजर हो। अगर q की वैल्यू पॉजिटिव में दी गई है, दैट मीन्स चार्ज क्या है, रिमूव है कि एडेड है, रिमूव्ड है। अगर आपका चार्ज निगेटिव में दिया हुआ टोटल चार्ज, इसका मतलब क्या है कि चार्ज एडेड है। क्लियर, नोट डाउन कीजिए। आइए अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से ही क्वेश्चन एराइज होता है। आपको मालूम है ना कि आप चार्ज का क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, यानी आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ से उठा के वहाँ भेज रहे हैं, यही करते हैं ना चार्ज, किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के लिए। तो एक बात बताइए कि क्या कोई बॉडी अगर चार्ज होती है तो उसके मास में भी कोई डिफरेंस आता है क्या? जनरली जो उसका मास होता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं? स्लाइटली भी सोच कर डिस्कस करें, क्योंकि आपने एक किसी बॉडी को, ये सपोज डेट मान के चलते हैं कि ये एक बॉडी है आपकी, सपोज देखिए ये आपकी एक बॉडी है। कैसी बॉडी है जी? न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। इसका मास मान के चलते हैं ये m है। अब इस न्यूट्रल बॉडी से दो चीज़ हो रहा है, ये n इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर गए हैं भाई साहब, ठीक है, और ये n इलेक्ट्रॉन को क्या कर गए, गेन कर गया। तो ये जब n इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो इस पे ये न्यूट्रल बॉडी अब क्या बन जाएगी, इस पे इतना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव n चार्ज आ जाएगा, और ये बॉडी क्या हो जाएगी, कटायन के नायन, कटायन हो जाएगी।
और अगर ये गेन किया है इलेक्ट्रॉन को, तो इस पे इतना चार्ज आ जाएगा -n, अब बॉडी क्या हो जाएगी अनायन। क्या इस कटायन बॉडी का मास और इस अनायन बॉडी का मास क्या इस न्यूट्रल बॉडी के बराबर होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा, हमको यही समझना है। अगर कम ज़्यादा होगा तो कितना होगा और कैसे उसको निकालेंगे हम लोग। आप देखिए, आपको तो क्लियर मतलब है कि मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास जीरो होता है ना, यानी वो मास जीरो होता है ना जब कंपेयर करते हैं उसको प्रोटॉन से। एक्चुअल मास तो जीरो नहीं होता है। एक्चुअल मास कुछ इलेक्ट्रॉन का होता है, जो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। इसका मतलब है कि आप अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें दिए हैं, आप ये लूज करके, ये n इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कटायन बना है, इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब इतना मास भी तो लेके निकला है। इसका मतलब कि अगर हमको लिखना है कि मास ऑफ कटायन, तो हम ये लिख सकते हैं एक्चुअल मास न्यूट्रल बॉडी का माइनस n, माइनस क्यों किए, क्योंकि लूज किया है न्यूट्रल बॉडी, माइनस n इंटू me, ये लिख सकते हैं। एक्चुअल मास माइनस n का मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इंटू me का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उतना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m में से माइनस हो जाएगा। क्लियर है आपको। उसी तरह अगर हम अनायन का मास कैलकुलेट करने जाएं कि व्हाट इज द मास ऑफ अनायन, तो इसमें n इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। तो पहले तो न्यूट्रल बॉडी का मास लिख देंगे, गेन किया है ना, लिया है ना, लिया है तो ऐड करेंगे, कितना लिया है इलेक्ट्रॉन n, तो n इंटू इलेक्ट्रॉन का मास लिखना होगा इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपको क्वेश्चन, ये हो गया आपको मास ऑफ अनायन, मास ऑफ कटायन एंड मास ऑफ द न्यूट्रल बॉडी। और इसी से रिलेटेड एक नीट में क्वेश्चन आया था, यही मास चार्ज ट्रांसफर से क्वेश्चन रिलेट कर दिया मास से। अब बोला था कि फाइंड आउट द विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस, दिया था कि तीनों का मास आपस में बराबर है, एक का ज़्यादा एक का कम, ऐसे करके अरेंज किया था। तो इसका राइट आंसर क्या लिखा जाएगा, सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, अनायन का, देन न्यूट्रल बॉडी का, देन कटायन का। इसको रिमेंबर रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर हुआ, नोट डाउन कीजिए। चलिए समझ में आ रहा है ना। बिना समझे एक लाइन नहीं लिखा जाएगा, ये हमारा उसूल है विद्या मंदिर का कि वो चीज़ उतारिए मत जो आपको समझ में नहीं आए। खड़ा रखिए टीचर को भी 20 मिनट तक, कहिए कि एक्सप्लेन करते रहिए सर, क्योंकि आप तो भाई साइंस पढ़ने आए हो ना, मैथ्स पढ़ने आए हो ना, हिस्ट्री तो पढ़ने नहीं आए हो। कभी हिस्ट्री के टीचर से पूछे कि सर बाबर को क्या ऐसा सपना आया कि वो अगले दिन घोड़ा दौड़ा के इंडिया आ गया, नहीं पूछते हैं। हम तो पढ़ लेते हैं कि 1528 में बाबर इंडिया आया था, हम रीजन नहीं पूछते हैं ना। बट हम लाइट का रिफ्लेक्शन क्यों होता है, रिफ्लेक्शन क्यों होता है, रीजन पूछते हैं ना। दैट इज़ द साइंस।
ये साइंस है और इस तरीके से साइंस पढ़ी जाती है क्वेश्चंस के साथ, तो वो चीज़ नहीं उतारा जाता है हमारे यहाँ जो आपको ना समझ में आए, छोड़ दीजिए। तुरंत टीचर को रोकिए, बोले चलिए क्लियर कीजिए अब इसको, छापने थोड़े बैठे हैं। छाप के घरे लेके जाएंगे या बोलेंगे हाँ हाँ सर कितना सुंदर सुंदर चीज़ लिखवाएं, देख कर मज़ा आ रहा है। अबे देख के क्या मज़ा आ रहा है, सब पढ़ के मज़ा आया तब मज़ा है। साइंस वो है ना कि फील हो जाए तब। आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा साइंस हम लोग फील करा के पढ़ा देंगे। 11th में आए नहीं, वरना 11th में तो और फील कराता है आपको फिजिक्स सब बढ़िया से। 12 की जो फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा दिखते नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखते नहीं है, लेकिन मैकेनिक्स पोर्शन और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक्स वगैरह, उसमें तो बहुत चीज़ दिखता है ना, वो तो आपको पूरा फील करा देते हैं हम, एकदम लगता है कि आप ही हैं ऑब्जर्वर। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, 4th नंबर, 4th ना, इसको ऐसे लिख लो। देखो चार्ज इज कंजर्व्ड भी लिख सकते हो, कंजर्व्ड चार्ज इज कंजर्व्ड लिख सकते हो, या टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड ऐसा भी लिख सकते हो। टोटल चार्ज लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा। टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। देखो क्या होता है कंजर्वेशन का मतलब समझो, कहीं भी पूरी इंटायर फिजिक्स में कंजर्वेशन का एक ही मतलब होता है, चाहे वो मोमेंटम कंजर्व हो, चाहे वो यहाँ पे चार्ज कंजर्व हो, चाहे एनर्जी कंजर्व हो। पढ़ते आए हैं ना, पूरी इंटायर फिजिक्स में कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कि भैया बचा के रखो। जब तुम बचा के रखोगे कोई चीज़ को तो तुम्हारा खर्च कितना होगा, 0। तो जब तुम्हारा खर्च 0 होगा दैट मीन्स तुम्हारा इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। यही तो मीनिंग है कंजर्वेशन का। यहाँ पे किसको कंजर्व किया है, टोटल चार्ज को ना, यानी जो चार्ज पहले है वही चार्ज, बस काम खत्म। समझते हो तुम लोग खुद आता है यार। देखो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज ऑफ the body या सिस्टम लिख लो is conserved, that means charge is neither be created nor be destroyed। देखिए हमारे लिखने में हो सकता है कि आपको ग्रामेटिकली एरर मिल जाए, स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल जाए, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, नॉट इंग्लिश ग्रामर। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट एकदम सबसे सही मिलेगा, एकदम ये गारंटीड है। बहुत सारा बुक भी तो गलत कॉन्सेप्ट लिखा है, लेकिन हम लोग जो पढ़ाएंगे आपको कॉन्सेप्ट पूरा एकदम मिलेगा बढ़िया। ग्रामर में एरर हो सकता है, ये आप खुद जिम्मेवार है आप इसके लिए, ठीक है। इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। समझ आया आपको? बोल स्टेटमेंट कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी या सिस्टम इज कंजर्व्ड, दैट मीन्स चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। कह रहा है कि चार्ज न क्रिएट होता है न ट्रांसफर डिस्ट्रॉय होता है, ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है वन बॉडी से अनदर बॉडी में। और जो टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। अब आपको प्रॉब्लम होगी, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ये चीज़ तो हमने सुना ही नहीं था। क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम,
तो याद कीजिए कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो मोदी जी बोले थे, क्या बोले थे, भाइयों बहनों होम आइसोलेशन ले लो। तो होम आइसोलेशन का मतलब क्या था? हाँ, कि जो हमारे चाचा मौसा फूफा हैं वो घर पे फालतू का चाय पीने न आए, और ना हमारे घर वाले फालतू कहीं बाहर घूमने जाए। यानी ना कोई अंदर से बाहर आए, ना कोई बाहर से अंदर आए। मतलब ना अंदर में कोई फोर्स बाहर जाए, ना बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अंदर लगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो टोटल जो चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या होता है? फिक्स होता है। वो क्या होता है? सेम होता है, वो नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लें ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में 3 बॉडीज है। ओके, एक बॉडी पे चार्ज है +10 कूलम, एक पे चार्ज है -20 कूलम, एक पे चार्ज है +30 कूलम। सपोज दैट अब क्या हुआ, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब हुआ क्या ना कि हम इस चार्जर को पकड़े, अब हिलाए पर कस के ऐसे ऐसे, तो जब ऐसे उसको हम सेक किए तो दोनों दूसरे से टच होने लगा बॉडीज। और जैसे ही टच होगा तो क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर बाय विच मेथड? कंडक्शन से जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो इसका चार्ज इसमें गया, इसमें गया, अपने कुछ कुछ हुआ। तो कुछ कुछ होने के बाद जानते हो क्या हुआ? हुआ कुछ ऐसा कि ये हो गया 20 कूलम, ये हो गया -15 कूलम। और चूंकि जो तीसरा वाला था ना, इसको इतना कस के हिला दिया सब, ये बेचारा कंफ्यूज, ये भुला गया कि मेरा चार्ज में कितना था। ये भुला गया कि मेरा चार्ज कितना था, और आपसे पूछ रहा है भाई बता ना मेरा चार्ज कितना था। तो आप कैसे बताओगे कि इस पर चार्ज कितना था? तो आप याद करोगे चार्ज की प्रॉपर्टी। क्या चार्ज की प्रॉपर्टी? कि चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी जो टोटल चार्ज इस आइसोलेटेड सिस्टम का यहाँ पे होगा उतना ही कितना होगा? यहाँ पे होगा। ये क्या है आपका? इनिशियल। ये क्या है आपका? फाइनल। जैसे यहाँ निकालिएगा इनिशियल कितना आएगा? 20 आएगा, जोड़ के 20 कूलम आया, यानी इसका भी टोटल जोड़ के कितना आना चाहिए? 20 कूलम आना चाहिए, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। ऐड कीजिए 20 -15 + x = 20 कूलम। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, x = 10 कूलम। दैट इज योर आंसर। समझ में आया? नोट डाउन कीजिए। अभी हम लोगों ने सीखा कि जो टोटल चार्ज होता है वो सिस्टम का क्या होता है? वो सेम होता है। चार्ज क्या होता है? वो क्रिएट ना होता है, डिस्ट्रॉयड ना होता है। एक नोट लिखिएगा, सिंपल सा नोट एक इसी में लिखिएगा, द इंडिविजुअल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज can be created, ब्रैकेट में लिखिएगा, by rubbing या पेयर प्रोडक्शन, दोनों मेथड से। The individual positive negative charge can be created by rubbing and pair production and can be destroyed by annihilation ओके। क्या कर रहा? अभी हम लोग क्या बोले कि चार्ज ना प्रोड्यूस होता है, ना क्रिएट होता है, ना डिस्ट्रॉयड होता है। बट एक नोट में लिखिएगा कि एक सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट भी होता है। किस मेथड का यूज करते हैं? बाय रबिंग, बाय पेयर प्रोडक्शन। और वो डिस्ट्रॉयड भी होता है किस मेथड से? एनिहिलेशन मेथड से। ठीक है, लेकिन सिंगल इंडिविजुअल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसके आगे लिखना पड़ेगा, बट
द टोटल चार्ज रिमेन सेम। बट फाइनली देखिए ये भी कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है कि ठीक है क्रिएट कर लो, डिस्ट्रॉय कर लो, बट जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, नहीं बदलेगा, वो सेम होगा। सपोज दैट आप रबिंग प्रोसेस पढ़े हैं ना, जब आप रबिंग में बताया जाता है कि आपका दो गो न्यूट्रल बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक मान लो न्यूट्रल बॉडी बी है। दोनों बॉडी क्या है, न्यूट्रल। इस पे चार्ज कितना होता है, 0 कूलम, इस पे चार्ज कितना होता है, 0 कूलम। मान लो ये तुम्हारा हेयर है, ये मान लो कॉम्ब है, ओके। तो इन पे अगर टोटल चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा, 0 कूलम। अब इन दोनों को हम रब करा दिए, पकड़ के रगड़ दिए तो ये दोनों चार्ज हो जाती हैं। आपको मालूम है कितने चार्ज होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक पॉजिटिव होता है जितना, दूसरा उतना ही क्या होता है, निगेटिव। ये मान लो कि प्लस 10 कूलम पॉजिटिव हुआ तो ये क्या होगा, साथ में माइनस 10 कूलम ही होगा। ये बताया जाता है आपको, रबिंग में हम पढ़ाए हैं आपको कि रबिंग मेथड में क्या होता है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है, अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, बट इक्वल जरूरी नहीं है। क्लियरली, तो ये प्लस 10 होगा, ये माइनस 10 होगा, फिर यहाँ ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा, प्लस 10 कूलम और माइनस 10 कूलम, कितना हो गया फाइनली 0 कूलम। देखिए चार्ज जो हुआ वो रिमेन्स, टोटल चार्ज कितना आया, सेम आया ना। और यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ कि नहीं, सिंगल इंडिविजुअल चार्ज क्रिएट हुआ ना। तो यही है नोट आपका, लिख लीजिएगा। इससे भी आपका नीट का क्वेश्चन किया हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम करा देंगे आपको। एनिलेशन एक प्रोसेस होता है जिससे चार्ज को क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये आगे चल के हायर क्लासेस में और पढ़ने को आपको मिलेगा। अभी मॉडर्न में मिलेगा थोड़ा बहुत, जब सर मॉडर्न पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे। बाकी आगे सीनियर क्लास का मेन ये टॉपिक है। ओके, नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे जाकर हम लोगों ने मैक्सिमम जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो क्लियर कर ली। अभी एक दो प्रॉपर्टीज़ और बची है, उसमें से मेन एक प्रॉपर्टीज बची है जिसमें हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे, कूलम्बियन फोर्स को डिस्कस करेंगे। जो प्रॉपर्टी क्या होगी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर उसमें हम जानेंगे कौन सा फोर्स वर्क करता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास हमारा होने वाला है, या नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर्स होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो क्लास भी नहीं मिस कीजिएगा, और वो लेक्चर भी यूट्यूब पे हमारे डाले जा रहे हैं। ओके, हाँ, मोस्टली एक वीडियो रात को 8 बजे तक चेक कीजिए। 8 बजे तक आपको एक ना एक वीडियो हमारा आज के लेक्चर्स का मिल ही जाएगा, चाहे फिजिक्स का मिले, चाहे केमिस्ट्री का मिले, चाहे मैथ का मिले। आप घर बैठे भी हमारा डेमो क्लास कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू आज के लिए।